पलविशा, कल अटर्नी जनरल अगर अपने वक्त पे आर्गूमेंट्स पूरे कर लें तो मेरे ख्याल में जजमेंट रिजर्व हो सकती है या किसी वक्त आ भी सकती है। उसके बाद मामला तब हतमी स्टेज के ऊपर ही है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, इस वक्त तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कुछ कहना मुश्किल है कि वो किस तरफ जाए मामला, लेकिन ये है कि इससे एक सियासी जो है बहरान ज़रूर आ सकता है मुल्क में। ना सिर्फ बहरान तब आएगा अगर ये फैसला आता है कि सीटें पीटीआई को दे दी जाए। देखिए, वैसे भी इस तमाम मामले का यहाँ तक पहुँचने में कोई स्टेबिलिटी तो मुल्क में नज़र नहीं आ रही। आज तक जो एक सियासी स्टेबिलिटी थी वो तो इलेक्शन के बाद आज तक जो है वो जिसे कहते हैं, तो फैसला इधर को आए या इधर को आए, दोनों सूरतों में जो है वो है। और इसकी आप देख रहे हैं असरात, चूँकि ये हम अंदर से गैर मुस्तहकम हो रहे हैं, इसको सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करते हुए अमेरिका और दीगर ताकतें जो हैं वो हमारे खिलाफ करारदादें पेश कर रही हैं। और करारदाद में एक चीज़ ज़हन में रखिए कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने बराबर की पाकिस्तान के खिलाफ वोट किए। तो ये बड़ा खौफनाक साइन है कि दोनों हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को नहीं मान रहे। देखिए, एक तो नदीम साहब, पहली तो बात यह है कि हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है कैसा नहीं, इसको हमने तय करना है। ये हमारा हक है, ये अमेरिका का हक नहीं है। ये जनरली पॉलिटिकली बात ठीक कर रही है, लेकिन आप पूरी दुनिया से इलेक्शन ऑब्जर्वर्स बुलाते हैं इलेक्शंस के लिए, पूरी दुनिया से दावत देते हैं, इसलिए कि आपको प्रोसेस को माना जाए। जमहूरियत में भी जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के अमल से गुजरा तो उस पर भी ये इल्जामात लग रहे थे कि ये इलेक्शन फेयर नहीं है। मगर क्या अल गोर वाले इलेक्शन से वहाँ सारे प्रोसेस के ऊपर चल रहा है। लेकिन आप पाकिस्तान में दोबारा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आ जाए। इस फैसले में जो सीनियर जजेस की ऑब्जर्वेशंस हैं बड़ी पावरफुल हैं। जस्टिस मंसूर हो, जस्टिस मुनीब हो, जस्टिस अतर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की, पावरफुल किस्म की ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं। जो अभी आपने दिखाई, अगर ये वक्त में वापस चले जाते हैं, जस्टिस मंसूर कह रहे हैं जी, तो फिर जाहिर एक सियासी बहरान तो ज़रूर आता है। फिर उससे जो ये इलेक्शंस हैं हमारे सेनेट के, ये भी मुतासिर हों, शायद हों, मुझे नहीं पता। रिजर्व सीटों वाला केस खुलेगा दोबारा। देखिए, अगर खुलता है, देखिए वैसे भी मुझे तो इस्तेहकाम इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। और अगर गैर मुस्तहकम होना ही है इस सारे सिस्टम ने, और ये फैसला कर ही लिया गया है कि इसको हमने किसी और तरफ लेके जाना है, तो बस फिर क्या कर सकते हैं। रांझा साहब से पूछते हैं। रांझा साहब, आपको क्या नज़र आता है? ये सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने। केस का फैसला अगर आप लोगों के मुखालिफ आता है तो जिन रिजर्व सीट्स के आप उम्मीदवार थे उनमें से कोई एक भी आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी मुखालिफ जमात पीटीआई तगड़ी और तवाना होकर खड़ी हो जाएगी। देखिए, ये तो इस वक्त पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का और पाकिस्तान के आइन का, जो दस्तूर का एक मैं समझता हूँ उससे मुतालिक एक बहुत अहम केस चल रहा है। और अभी इस केस में वाकई इसके जो सियासी रिपरकशंस होंगे वो अपनी जगह पर होंगे। और जाहिर है उसके साथ हुकूमती हमारी जो पार्टी है या हमारा जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी नंबर गेम पे वाज़िया एक असर पड़ेगा। लेकिन बात ये तो ठीक है, दस्तूर की होगी, सब कुछ हो गया, समझते भी हैं। लेकिन मैं हमेशा से एक ही बात करता हूँ कि आपने अगर प्रोसेस को ठीक करना है तो जहाँ से प्रोसेस ख़राब हुआ, जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब फरमा रहे थे कि वो बुनियाद में जाना चाहते हैं, तो बुनियाद में जाए ना। आप माना कि एक केस जो सबजुडिस है, एक केस जो इस वक्त ज़ेरे बहस है, उसके बीच में मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे अलहदगी से कोई चीज़ जो है वो उठा ली जाए और उसको उससे अलहदा जो है वो मैनेज किया जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो सारे फैक्ट्स जो हैं जहाँ पे आज पाकिस्तान की जमहूरियत जिस मकाम पर पहुँच चुकी है और जो हमारे सामने सूरत इस वक्त पैदा हो चुकी है, इस पूरे अमल को आप उठाएं और कहें कि कहाँ से काम खराब होना शुरू हुआ, वहाँ से शुरू करना, सही शुरू करें। माजी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई फैसले हैं जिनको निकाला जा सकता है, जिसमें मौजूद जजेस साहिबान जो आज इस बेंच में भी हैं उनके आगे हम भी पेश होते हैं कई केसेस में। राजा साहब, लेकिन आज मामला काफ़ी खुल के आ गया ना, जब जस्टिस आयशा ने सवाल किया कि जस्टिस आयशा ने भी किया और जस्टिस आई थिंक मंदोखेल दोनों ने प्रॉबेबली इसके ऊपर सवाल जवाब किए कि ये बाप पार्टी को जब आपने केपी में सीटें दी थी तो क्या बाप पार्टी उस वक्त अपनी किसी लिस्ट को जमा कराया था? केपी असम्बली के अंदर उनकी क्या हैसियत थी? तो उसके ऊपर जो जवाबात हैं वो पीटीआई को तकवीयत करते हैं, आप लोगों को तकवीयत नहीं करते। तो ये आपके मुखालिफ जाएगा मामला यहाँ पर। देखिए, इसमें जो बाप पार्टी का वकील है वो ज़ाहिर अपने दलाइल दे रहा होगा और हमारा भी वकील अपने दे रहा होगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये मामला जो है ये ज़ेरे बहस है और इसमें
किसी किस्म की भी जो इस वक्त कोई बात करना इस केस से मुतालिक कुछ कह देना कि ये कहाँ तक इसके बारे में क्या इसके रिप्रिकॉशंस होंगे और क्या इसका नतीजा निकलेगा, मैं समझता हूँ कबल इस वक्त है, क्योंकि कोर्ट में केस सब जुडिस है और इसके सियासी असरात जो है वो तो जाहिर है सबके सामने है, लेकिन सियासी असरात से हटके हमें जो इसके हैं मतलब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है वो किस हद तक डिस्टर्ब होगा और हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इसमें जो बाकी सूरत हाल तो जो होगी सामने, लेकिन एक मजे की सूरत हाल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करीब कर रहे हैं अपने। पहले माजी तो एक ये था कि वो ये नारे मारा करते थे जलसों में मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेकर, लेकिन आजकल ये आपस में कोई वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रोज़ाना की हिसाब से, इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी ललकारते हैं और पूरे इलेक्शन के निज़ाम के ऊपर वो कहते हैं ये धांधली ज़्यादा है, ये गलत है, ये दुरुस्त ही नहीं था। लेकिन आज उनके वकील ने कामरान मुर्तज़ा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि इलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ है वो उसको सपोर्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों का फैसला भी और इलेक्शन के अमल को भी वो इलेक्शन कमीशन की तायीद करते हैं। तो मैंने इससे ज़्यादा मज़े की और मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल नहीं देखी। पंजोथा साहब, आपके इत्तेहादी क्या कर रहे हैं सर बाहर और अंदर जाके? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपने मौका दिया। पहली बात मैं थोड़ा सा इलेक्शन के हवाले से बात करना चाहूँगा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। उसकी तरफ आते हैं इलेक्शन की तरफ, ये मौलाना साहब की तरफ पहले कमेंट कर दे फिर उसकी तरफ ही चलते हैं, पूरा प्रोग्राम इस पर बात करेंगे। देखिए मौलाना साहब के हवाले से आज भी हमारी कोर कमेटी के अंदर इनके इस जो वकील साहब ने बयान दिया उसके ऊपर बातचीत हुई है, तफसीलन बातचीत हुई है। लेकिन क्योंकि कोई भी किसी भी अलाइंस के हवाले से जो हदायत इमरान खान साहब की तरफ से होती हैं डेफिनेटली उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं मज़ीद ये खान साहब के सामने रखी जाएंगी, तो जो उनका फिर इसमें मज़ीद आगे उनकी तरफ से डायरेक्शंस होंगी उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक ही कोर कमेटी ने जब ये डिस्कस किया, कोर कमेटी ने जब ये डिस्कस किया मौलाना फजलुर रहमान के बयान को और कामरान मुर्तज़ा के बयान को, तो वहाँ क्या चीज़ सामने आई कि क्या इमरान खान के सामने रखा जाए कि वो क्या फ़ैसला करते हैं कि इस JUI के इस स्टैंस के बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके साथ चलना या नहीं चलना, इसके ऊपर इमरान से राय ली जाएगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर देखा जाए ना तो जो मौलाना साहब हैं उनके भाई अली अमीन गंडापुर के हवाले से कुछ बातें उन्होंने की उधर KP में, इसी तरह से और दीगर बयानात आते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अगर कोई किसी बंदे की रिजर्वेशंस हैं तो वो रखता है, किसी एक बंदे को इख्तलाफ है वो भी रखता है जी कि अलाइंस होना चाहिए नहीं अलाइंस होना चाहिए, लेकिन खान साहब का जो फैसला होता है वही उसके ऊपर मनवान तस्लीम किया जाता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। तो ये आज जो उनका मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट में, इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर डिस्कशन हुई है और ये खान साहब के नोटिस में भी डेफिनेटली लाई जाएगी बात। लेकिन खान साहब ने वाज़ह तौर पर असद कैसर साहब और जो आपको पता है कि शिबली फराज साहब हों, मरयूब साहब हों, रऊफ़ हसन साहब हों, गौहर साहब हों, तो अभी 5 रुकनी जो है वो हमने एक उनको 5 रुकनी एक आप समझ लें कि मुशावरत के हवाले से या जो भी बातचीत होगी उस हवाले से एक कमेटी बनाकर उनको नाम भिजवाएं जो कि वो चाहते थे कि नाम भिजवाए जाएं। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए मज़ीद जो भी डायरेक्शंस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। दुरुस्त है। अब आप बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है जहां जस्टिस सतर का एक सवाल है बुनियादी कि क्या पार्टी पूरी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करना गलत इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उसकी तरफ जाके पहले देखना नहीं पड़ेगा हमें? और जस्टिस मंसूर का फैसला नहीं बल्कि रिमार्क सुन के कि अगर ये साबित हो जाए कि PTI के अरकान को आज़ाद करार देना गलत था तो 3 दिन की मुद्दत दोबारा से उसका आगाज़ होगा आज से। ये दोनों बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं। देखिए पहली गुजारिश तो ये है कि हमेशा ये कहा जाता रहा कि इंटर पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो करवाई नहीं गए। तो आज बात आपने देखी कि सामने भी आ गई कि इंटर पार्टी इलेक्शन हुए जो कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किए। पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला PTI के हक़ में दिया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान लिए गए। नंबर 1 पार्ट आ गया। नंबर 2 पार्ट आ गया कि हमने बतौर PTI उम्मीदवार जो है वो ROs के पास सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए। तो वो भी बात क्लियर हो गई कि अदालत ने ये कहा कि जिन्होंने जमा करवाए हैं वो तो हो गए कि वो PTI से हो, और जिन्होंने नहीं करवाए उसको हम देखेंगे कि क्या वो आज़ाद होंगे या उनका क्या मामला होगा। लेकिन हमारे सर्टिफिकेट जमा करवाने के बावजूद आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जो मोस्टली जो जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत की है।
तो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रेट पर एक पार्टी को बाहर कर देना, तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरप्रिटेशन ये जहाँ ये नहीं हुआ कि कोई हादसाती तौर पर गलत की गई या उनको समझ नहीं है, बल्कि जानबूझकर इसके अंदर ये एक मुनज़्ज़म प्लान था जिसकी आप एग्जीक्यूशन देखेंगे। जो उससे पहले खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, आरओज जिस तरह इंतजामिया से लिए गए, पेपर्स छीने गए, यह सारा प्रोसेस किया गया। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और जो सीटें हैं क्योंकि हमने अपने सर्टिफिकेट जमा करवाए हो तो डेफिनेटली हमारा हक है वो हमें मिलनी चाहिए, उसके ऊपर तो दो राय है ही नहीं। और जहाँ पर बात की गई इलेक्शन कमीशन से कि आप बताएं कि बाप पार्टी के हवाले से आप क्या कहते हैं, कि उस वक्त भी तो उसके ऊपर भी कोई उनके पास जवाब नहीं था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गलत इंटरप्रिटेशन की है, तो ये कभी किसी पूरे दायरे में भी जवाब आर्टिकल 6 लगा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप कहते हैं आर्टिकल 6 लगना चाहिए, कभी किसी पूरे अदारे के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगा? आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। देखें, आईनी अदारा है, आज भी इसी तरह का दिफा किया जा रहा था कि आईनी अदारा है, बिल्कुल आईनी अदारा है। तो कोई भी आईनी अदारा अगर अपनी हदूद से तजावज़ करेगा तो वो कानून की गिरफ्त में आएगा। जो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज करता है या इलेक्शन कमीशन का कोई मेंबर करता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर नहीं वॉलेशन की गई, बार बार की गई। और अगर आप देखें तो एक सबसे बड़ी पार्टी को इस तरह से बाहर कर देना, ये कौन सी मंतिक है? हमने अपने सर्टिफिकेट जमा करवाए, वो नहीं माने गए। हमने वो कहते थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से भी ये आज बात की गई कि साहबजादा अहमद रज़ा से आपने कोई तफसील ली, कोई उनका मौक़िफ़ लिया कि आप उनको आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं अगर आप आज़ाद करें तो मैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से लड़ना चाहता हूँ, मुझे घोड़े का निशान दे दें। उन्होंने घोड़े का निशान भी नहीं दिया, उन्होंने कहा जी नहीं आप आज़ाद हैं। मैं खुद गया, मैं खुद लड़ाऊँगा इलेक्शन हल्के से, और मुझे फ़ोन करके बुलाया गया, कहा गया कि आप आएँ, ये निशानात हैं, इनमें से आपने इंतखाब करना है। हमने उस फैसले को चैलेंज भी किया, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि 10, 12 दिन, 14 दिन का टाइम था और हमें तो फिर वो उसी से जाना पड़ा जो हमें निशानात आज़ाद दिए गए। अच्छा, एक ब्रेक करीब आपसे पलफशा से पूछते हैं, ये बारी बारी रगड़ा जो है ना, पार्टी का निशान या पार्टी का नाम क्या होगा, सारी जमातें भुगत चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी सियासी जमात ने अभी तक इसके ऊपर समझबूझ या दूरअंदेशी से काम नहीं लिया, बल्कि वक्ती मफाद को तरजीह दी। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के साथ ये ज़्यादती की गई। पीपल्स पार्टी से पहले अगर चले जाएं तो ANP नैप वाला मामला वो हमारे सामने था, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री जो मुशर्रफ दौर से शुरू होती है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनवाएगी, सेनेट इलेक्शन के वक्त PMLN से शेर का निशान लिया गया, और इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यही कुछ किया गया। तो क्या सियासतदान दूरअंदेशी का मुजाहरा नहीं कर सकते? एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए।